दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मेन ग्रुप के बारे में। तो आज हम मेन ग्रुप्स में एंटर करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो कंप्लीट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड जिस जिस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं सारे इस वीडियो में आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा एंड बहुत हद तक जो है आपके क्वेश्चन से इस वीडियो के बाद में जो है बनने लगेंगे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि किसी प्रकार का डाउट जो है आपके मन में ना बची हुई रहे एंड किसी टॉपिक पे अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट के वीडियोस में जो है उसे कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके होते हैं नॉन मेटल्स एंड उसके बाद मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, एनालोमस बिहेवियर होते हैं ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप्स। ओके, तो ये एनालोमस बिहेवियर वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमें जो मेन फोकस करना उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मेनली सबसे पहले जो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ग्रुप से स्टार्ट करेंगे बिकॉज अब अगर आप पी ब्लॉक में देखोगे तो ग्रुप 13 से वो स्टार्ट होता है एंड जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हम कवर करेंगे बिकॉज आपको ग्रुप एलिमेंट से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं बोरॉन फैमिली के बारे में। तो बोरॉन फैमिली के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, भिंडी आलू गोभी इन थैला, यानी देखो बोरॉन एंड आलू से एल्युमिनियम हो गया एंड यहाँ पे गैलियम हो गया एंड इंडियम हो गया एंड यहाँ पे थैलियम हो गया। ओके, तो भिंडी आलू गोभी इन थैला, इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो ही आपको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ भी आएगी। तो सबसे पहले देखो कंपाउंड्स इसके क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो है आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके बोरेक्स है जिसे आप कहते हो Na2B4O7.10H2O एंड उसके बाद में आपका आता है ऑर्थो बोरिक एसिड, देन उसके बाद में आपका डाइबोरेन। तो ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके यहाँ पे बोरॉन फैमिली के। तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करते हैं बोरॉन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखो बोरॉन फैमिली में जो है जो है यहाँ पे बोरॉन से अगर आप जाओगे थैलियम तक इस तरीके से डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, मतलब अगर आप बोरॉन से इधर जाओगे तो इस तरीके से आपका ट्रेंड आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक इंक्रीज करता है तो नॉन मेटेलिक जो है डिक्रीज करेगा। तो इस बात को भी आप याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। तो देखो एटॉमिक साइज का यहाँ पे ट्रेंड बहुत अजीब है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ बोरॉन का सबसे छोटा होता है, देन उसके बाद में गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम जो एंड थैलियम का जो है TL, नोट TH मैं लिख रहा था, TL होगा। ओके, तो TL का जो है यहाँ पे एंड इंडियम का साइज जो है अप्रोक्स जो है इक्वल होता है। ओके, कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ें अभी आपको पता चलेगी। ये होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ये आपका इक्वल साइज होता है। एंड यहाँ पे देखो इन दोनों का साइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे गैलियम का देखो अगर आप देखोगे तो 135 होता है एंड 143 होता है एल्यूमिनियम का। तो ट्रेंड यहाँ पे क्या है देखो याद रखना, ट्रेंड याद रखना, जैसे भिंडी आलू होता है मतलब बेरिलियम होता है, सॉरी बोरॉन होता है, देन आपका एल्यूमिनियम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज जो है गैलियम से जो है बड़ा हो जाता है। तो इस ट्रेंड को याद रखना बिकॉज आपको एग्जाम्स में जो है इस ट्रेंड के ऊपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, अगर आपको 4 ऑप्शन देगा करेक्ट ऑप्शन पूछ लिए। एंड नेक्स्ट क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, देखो यहाँ पे भिंडी आलू गोभी इन जो है आपका थैला होता है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए याद रखना 1 5 3 2 4, ये ट्रेंड याद रखना। 1 मतलब यहाँ पे बोरॉन का होगा एंड उसके बाद में जो है थैलियम का हो जाएगा एंड उसके बाद में जो है गैलियम का हो जाएगा एंड उसके बाद में एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो ये ट्रिक आप यहाँ पे याद रखना। सिमिलरली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप याद रखना 1 5 4 3 2, देखो 1 5 3 2 4 एंड 1 5 जो है इस 4 को इधर ले आओ। ओके, इस 4 को इधर ले आओ, बाकी चीज़ें कर दो 4 3 2, बाकी बीच में यहाँ पे कर दो। यहाँ पे देखो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है ट्रेंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जो है डेंसिटी इंक्रीज करता है बिकॉज डेंसिटी की अगर बात करोगे ना तो ये मास बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम बोथ डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है, लेकिन मास का जो इंक्रीज होने का जो टेंडेंसी होता है वो वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है डाउन द ग्रुप जो है आपका वॉल्यूम डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ जो है डिक्रीज करता है, इस चीज़ को याद रखना बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है डिक्रीज करती है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिससे जो है आपको मेनली एग्जामिनेशंस में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, घुमा के आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम बात करने वाले इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। अगर आप बोरॉन फैमिली के लिए जो है अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे तो क्या होता है, अगर मान लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम का ही लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे जो है बोरॉन का ही लिख लेता हूँ। तो बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन का होता है यहाँ पे ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें। देखो एल्यूमिनियम को 1s2 2s2 2p6 एंड उसके बाद में 3s2 एंड उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो ये कितना है 2 2 4 हो गया, 4 6 हो गया, यहाँ पे 10 यानी यहाँ पे जो है 3p1 यानी देखो आउटर मोस्ट में जो है एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड उसके बाद में जो है एंड यहाँ पे जो है अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भिंडी आलू गोभी इन थैला मतलब इंडियम एंड यहाँ पे थैलियम की बात करोगे तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे 3s2 एंड 3p1 में प्रेजेंट होंगे। तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बहुत कम होता है। इसीलिए क्या होता है एल्यूमिनियम जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे स्टेबल होता है एंड तीनों इलेक्ट्रॉन जो है आयनेशन एनर्जी के थ्रू जो है यहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन इंडियम एंड थैलियम की अगर आप बात करोगे तो देखो थैलियम में क्या होता है कि जो एस का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड एस का शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण जो है थैलियम को अगर आप चेक करो तो आयनेशन एनर्जी के थ्रू जो है एस का इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ जो है पी के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे निकल जाते हैं। इसीलिए जो है थैलियम जो है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे स्टेबल होता है एंड इंडियम में जो है लगभग आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है यहाँ पे स्टेबल होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डाउन द ग्रुप जो है बोरॉन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो देखो गैलियम हो गया, देन इंडियम हो गया, देन थैलियम हो गया। ओके ये आपका इसका ऑर्डर होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है गैलियम यहाँ पे स्टेबल होगा बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे स्टेबल होता है। तो +1 में कौन होगा, देखो थैलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंड यहाँ पे देखो ये Tl ओके एंड उसके बाद में गैलियम देन इंडियम, इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रेंड होगा। तो इस चीज़ को याद रखना प्लीज़ बिकॉज अगर इसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ जाता है कि थैलियम दिया हुआ है ये क्यों एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज थैलियम 3 पॉजिटिव जो है ना ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है कम कर सकते करके जो है +1 में चला जा सकता है बिकॉज यहाँ पे जो है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एंड ज़्यादा स्टेबल होने के कारण जो है थैलियम जो होता है ना यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे अपना खुद का जो है रिडक्शन कर लेता है एंड जो भी ग्रुप का रिडक्शन होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था। तो यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा तो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा एंड इसी रीजन से क्या होता है ना, इसी रीजन से होता है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस में, याद रखना मेरी बात को ध्यान सुनना कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है स्टेबल होता है। तो ये बात को आप प्लीज़ याद रखना ओके। इस तरीके से बोरॉन बेरिलियम बोरॉन ओके कार्बन फैमिली वाले को भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इस तरीके से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो है स्टेबल होता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप याद रखना, मैं आपसे प्लीज़ कह रहा हूँ याद रख लेना बिकॉज मैंने चाहता हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है एग्जामिनेशंस में गलत करो। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम AlF3 जो होता है आयनिक होता है, लेकिन AlCl3 AlBr3 एंड AlI3 जो है आपका कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। एंड रिएक्टिविटी ऑफ एयर की बात करें तो देखो यहाँ पे थोड़ा मेसी है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझाने का काम है, आप समझ जाओ वही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चेक करोगे रिएक्टिविटी ऑफ एयर तो यहाँ पे यहाँ के मेटल को जो है आप ऑक्सीजन के साथ एयर कराओगे तो M2O3 जो है यहाँ पे फॉर्म करेगा, लेकिन जब उसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो Mn टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा, Mn टाइप का कंपाउंड। लेकिन Mn टाइप का कंपाउंड सिर्फ 2 ही कंपाउंड देते हैं, आपका एक बोरोन देता है एक एल्यूमिनियम देता है। एंड बोरोन एंड एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे देखो मैंने लिखा है BnNAlN, देखो BnN जो है आपका AlN, इस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एंड ये दोनों जो कंपाउंड आपके होते हैं ना इन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं नोट कर लेना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना ओके, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं इन्हें हम। तो यहाँ पे देखो इन्हें हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3 Tl2O3 एंड यहाँ पे Tl2O, इस तरीके से कंपाउंड जो आपके फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका B2O3 एसिडिक होता है बिकॉज ये आपका जो है नॉन मेटल का जो यहाँ पे जो है ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखना नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं एंड जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपका बेसिक इन नेचर होते हैं ओके। तो इसीलिए देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंडियम एंड थैलियम का जो है ऑक्साइड ये आपका बेसिक इन नेचर है एंड ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Al2O3 एंड Ga2O3 जो है
ये दोनों आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये एसिडिक एंड बेसिक बोथ तरफ जो है बिहेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे। एक क्वेश्चन जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी CU CET या फिर BHU में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विच वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखो याद क्या रखना, जनाबे अली ने जो है, जनाबे अली ने गाया बेकार पीबी सॉन्ग, ओके। या फिर आप याद रख सकते हो, देखो इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि जनाबी अली, ओके। यहाँ पे पहले यही याद रखो, उसके बाद मैं और एक ट्रिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखो जनाबे अली ने गाया बेकार पीबी सॉन्ग। अब देखो जनाबे मतलब क्या हो गया, जिंक हो गया। देखो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। अली मतलब एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पे जो है गाया मतलब गैलियम, एंड उसके बाद में जो है बेकार मतलब बेरिलियम, एंड उसके बाद में जो है पीबी सॉन्ग मतलब पीबी। देखो यहाँ पे जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, बेरिलियम एंड पीबी, ये सभी के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये सभी के ऑक्साइड्स जो होते हैं आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात याद रखना होगा, ये बात आप याद रखना, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, बेरिलियम, पीबी, ये सभी के ऑक्साइड जो है होते हैं आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो एग्जामिनेशन में आप ये चीज़ याद रखना, आपको एम्फोटेरिक इन नेचर के ऊपर में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। अब देखो एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करोगे ना, तो बोरोन डज नॉट रिएक्ट एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट एंड फॉर्म जो है हाइड्रोजन फॉर्म करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे देखो BF3 को जब HF से रिएक्शन कराओगे, मतलब F- से करोगे, तो ये BF4- देता है। अब यहाँ पे की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये BO4- होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर एक चीज़ देखोगे तो देखो यहाँ पे जो है sp2 होता है, शुरू में sp2 होता है, लेकिन ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन में चला जाता है, तो BF4 जो माइनस जो होता है, देखो ये BF4- होता है। ये चार्ज जो है बोरॉन के ऊपर में नहीं है, ये बात याद रखना। ये जो नेगेटिव है ये फ्लोरीन लेकर के आया है, तो यहाँ पे ये sp3 में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखोगे, जो H3BO3 होता है ना, मोनोबेसिक जो है एक लेविस एसिड है, इसे जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये BOH4- एंड H+ जो है आपको यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ बोरोन के बारे में, तो देखो केमिस्ट्री ऑफ बोरोन के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड है, जो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका बोरेक्स है। बोरेक्स का मेनली फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ओके। एंड इसे अलग फॉर्म में आप ले सकते हो Na2B4O5OH4.8H2O, इस फॉर्म में भी ले सकते हो। ये आपका इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो कभी कभार एग्जामिनेशन में जो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो B4O5OH4-2 ये आपका इस कंपाउंड का जो है मेनली यहाँ पे फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कैसा बनाओगे, देखो 4 बोरोन है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 बोरोन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, हर एक बोरोन के साथ में जो है इस तरीके से एक ऑक्सीजन आपको दे देना है। चारों बोरोन के साथ में देखो यहाँ पे चारों बोरोन में एक ऑक्सीजन दे देना है। अब किसी 2 बोरोन के साथ में जो है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन अटैच कर देना है। हमने 5 ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखो चारों यहाँ पे जो बोरोन है वहाँ पे OH लगा देना है। चारों यहाँ पे जो है हमने OH लगा दिया। अब देखो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, बोरोन का जो है मेनली वैलेंसी 3 होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 3 है, ये 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड ये दोनों इसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पे वैलेंसी 4 है। यहाँ पे देखो अभी मैंने BF4- फॉर्म होता है मैंने बताया। सिमिलर देखो यहाँ पे BOH इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपका वैलेंसी 4 है एंड इसका हाइब्रिडेशन जो है sp3 होगा। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे OH की तरफ से आया है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जो है आपका sp2 होते हैं एंड ये दोनों जो है आपके sp3 होते हैं। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि बोरेक्स के स्ट्रक्चर में जो है कितने sp3 कार्बन होते हैं एंड कितने sp2 जो है आपके बोरॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है। अब देखो ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट कितने होते हैं, तो टेट्रावैलेंट आपके 2 बोरॉन होते हैं एंड ट्राईवैलेंट जो है आपके 2 बोरॉन होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ चेक करोगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग अगर बात करोगे तो कितने 6 मेंबर रिंग है, तो ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया, यानी 2 6 मेंबर रिंग होता है। तो ये चीज़ों को जो है आप याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है, टोटल कितने BO बॉन्ड होते हैं, देखो ये BO बॉन्ड 1 बॉन्ड हो गया, 2 3, ओके, एंड ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 एंड उसका 9 10 11 एंड यहाँ पे देखो OH वाला भी तो है ना, 1 2 3 4, यानी टोटल जो है BO बॉन्ड जो है 14 होते हैं। एंड नॉर्मली आपको पूछा जाए, ओके, नॉर्मली अगर आपको पूछा जाएगा, ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एंड हर एक बोरॉन कितने OH से कनेक्टेड होता है, तो एक OH के साथ में कनेक्टेड होता है। तो स्ट्रक्चर याद रख लो ना, आपको सारा कुछ जो है इसमें आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है बोरेक्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स के बारे में बात करेंगे तो देखो ये आपका व्हाइट पाउडर होता है, बोरेक्स जो होता है वो व्हाइट पाउडर होता है एंड ये आपका लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर होता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज देखो वाटर क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे जब कोल्ड वाटर आप लेते हो ना, तो कोल्ड वाटर साथ में जब बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है, बहुत ज़्यादा जो है आपका एक स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड उसके कारण जो उससे ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जो है कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन हॉट वाटर में जो है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हॉट वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ईजिली ब्रेक कर जाता है, एंड इसी रीजन से क्या होता है ना, बोरेक्स हॉट वाटर में ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्युबल होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो बोरेक्स होता है ना, वो आपका एल्कलाइन होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब Na2B4O7 ये आपका बोरेक्स है प्लस 7H2, जब आप वाटर से जब रिएक्शन कराओगे तो ये आपका H3BO3 फॉर्म करता है। तो H3BO3 जब आपका फॉर्म करेगा तो ये क्या होता है ना, ये आपका एक वीक मोनो बेसिक लेविस एसिड होता है। ये बात याद रखना, जो H3BO3 होता है ना, वीक मोनो बेसिक लेविस एसिड होता है, एंड ये NaOH फॉर्म करता है। तो यहाँ पे याद रखना, जब बोरेक्स को आप यहाँ पे Na2B4O7 को जब आप रिएक्शन कराओगे 7H2O साथ में, तो आपका यहाँ पे एसिड एंड यहाँ पे बेस फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट अगर आप बात करो इससे मैकेनिज्म के बारे में, तो Na2B4O7 ब्रेक करेगा तो 2Na प्लस एंड B4O7 माइनस में जो है ये ब्रेक करेगा। एंड यहाँ पे देखो रिएक्शन, यहाँ पे देखो जब Na2B4O7 को जब वाटर साथ एक्सेस में जब रिएक्शन कराओगे तो H2B4O7 फॉर्म करेगा, एंड जब H2B4O7 को जब आप रिएक्शन कराओगे वाटर साथ में तो ये 4H3BO3 का जो है फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे देखो 4H3BO3 के साथ में जब यहाँ पे फॉर्मेशन किया तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये आपका ईच में जो है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, एंड यहाँ पे H3BO3 होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट के बारे में। ओके, हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, जब आप हीट करोगे ना तो ये क्या करेगा ना, इट स्वेल्स ओके ड्यू टू जो है लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम के फॉर्म में जो है वाटर लॉस कर जाता है। लेकिन मेन समझने वाली बात क्या है, एट 714 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड में। आपने जो है प्रैक्टिकल किया होगा बोरेक्स बीड टेस्ट में, तो वहाँ पे जो है आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब आप बोरेक्स बीड टेस्ट करते हो तो कलरलेस ट्रांसपेरेंट जो है बोरेक्स बीड का जो है फॉर्मेशन होता है, एंड इसका जो है हम यूज़ करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ देखो ट्रांजिशन मेटल जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट आप क्यों करते हो, ट्रांजिशन मेटल के लिए करते हो, एंड किन किन ट्रांजिशन मेटल करते हो, तो वो भी मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखो Na2B4O7 को जब आप 10H2 यहाँ पे दिया हुआ है उसे हीट करोगे तो Na2B4O7 फॉर्म करेगा, एंड जब इसे फिर से आप हीट करते हो स्ट्रॉन्गली तो ये आपका B2O3 फॉर्म करता है, एंड Na2BO2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सोडियम मेटाबोरेट होता है, जो Na2BO2 होता है ये आपका सोडियम मेटाबोरेट होता है, एंड ये जो होता है आपका B2O3 जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में। तो देखो बोरेक्स जो यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है ना, बोरेक्स जो है रिएक्ट विद जो है किसके लिए होता है, कॉपर के लिए होता है, कोबाल्ट के लिए होता है, निकेल के लिए होता है, क्रोमियम के लिए होता है, टू फॉर्म कलरलेस मेटाबोरेट। तो ये सभी मेटल के साथ में जो आपका यहाँ पे बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो B2O3 को जब आप CuO के साथ में रिएक्शन कराओगे, देखो कॉपर का ऑक्साइड हमने ले लिया एंड यहाँ पे बोरेक्स ले लिया, तो ये CuO B2O3 एंड इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं देखो जूम कर देता हूँ, बहुत छोटा नजर आ रहा होगा। तो CuBO2 यहाँ पे फॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कॉपर मेटाबोरेट, एंड इसका कलर जो होता है आपका ब्लू कलर का होता है। एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे ये आपका कोबाल्ट जो है कोबाल्ट BO2 एंड क्रोमियम BO2। एंड यहाँ पे देखो कॉपर का कलर आपको पूछा जा सकता है, ये ब्लू कलर होता है, ये डीप ब्लू कलर होता है, एंड ये आपका क्रोमियम वाला जो है ग्रीन कलर का होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बोरेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना किसके लिए होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो बोरेक्स बीड टेस्ट। ओके, इसका यूज क्यों होता है, ये होता है सबसे पहला आपका प्यूरिफाइंग ऑफ जो है गोल्ड, मतलब गोल्ड को प्यूरिफाई करने में इसका यूज होता है। एंड यहाँ पे जो है एज अ फ्लक्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ मेटल, जब आप मेटल को वेल्डिंग कर रहे होते हो तो फ्लक्स के रूप में यूज होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लास के रूप में आपको यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, याद रखना। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में, यानी H3BO3 तभी हमने फॉर्म किया। तो ये होता क्या है आखिर, तो इसका स्ट्रक्चर आप BOH3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो BOH इस तरीके से जो है इस तरीके से होते हैं, एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका ट्राइगोनल जो है प्लेनर होता है। ओके, एंड ये आपका जो है हाइपोवेलेंट होता है, बिकॉज ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है फॉलो नहीं करता है। ओके, ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं होता, इसीलिए आपका हाइपोवेलेंट होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसे ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज करने पे भी जो है एसिडिक कैरेक्टर बना रहता है। जब यहाँ पे H3BO3 से जब जो है आप 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज करा दोगे ना, उसके बावजूद जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है बना हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं, इसे ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। अब इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो।
तो फ्रॉम बोरेक्स, देखो बोरेक्स से कैसे प्रिपेयर करोगे, जब Na2B4O7, मैं तभी से ही नेम बोल रहा हूँ Na2B4O7, जब इसे H2SO4 साथ जब हम रिएक्शन करोगे तो ये H2B4O7 फॉर्म करता है। एंड जब H2B4O7 में जब 5H2O साथ जब हम रिएक्शन करोगे तो ये H3BO3 का जो है फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रॉम कैलोमेनेट, ओके, यहाँ पे कोलेमेनाइट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप कहोगे Ca2B6O11, इसे जब आप हिट करोगे ना तो CaON2B2O3 फॉर्म करता है। एंड जब इसे जब जो है आप Ca2B6O11 को जब आप SO2 एंड 11H2O के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये H3BO3 का फॉर्मेशन करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो बोरेक्स, तो यहाँ पे देखो बोरेक्स से कर सकते हो ऑर्थोबोरिक एसिड, एंड यहाँ पे जो है कैलोमेनाइट से कर सकते हो। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो एसिडी के नेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो देखो, तो जो ये होता है आपका वीक एसिड होता है ये, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड कंप्लीट करता है ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ OH। बिकॉज अगर आप देखोगे ये B, ये OH एंड ये OH एंड ये आपका OH, तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करे, एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो आपका एसिडी के नेचर होता है। तो यहाँ पे BOH3 को जब आप H2O साथ रिएक्शन करोगे तो BOH4- का फॉर्मेशन करता है एंड H+ दे देता है। सिमिलरली BOH3 को 2 वाटर मॉलिक्यूल जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे फिर से जो है H3O पॉजिटिव जो है आपका फॉर्म करता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बोरिक एसिड एक्ट एज जो है आपका एज लेविस एसिड एंड नॉट एज आर्हेनियस जो है आपका एसिड। जो यहाँ पे बोरिक एसिड जो होता है ना आपका लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है। ऐसा मैंने इसीलिए बोला बिकॉज बोरोन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होता है एंड ये आपका एक लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए आपका लेविस एसिड की तरह जो है एक्ट करता है। एंड यहाँ पे सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2BOH3 को जब आप NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये NaBOH4 का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका NaBOH4 एंड NaBO2 एंड 2H2O का जो है फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे देखो अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन होता है ना ये रिएक्शन जो होता है आपका रिवर्सिबल होता है। सो वी हैव टू पुट ओनली फॉरवर्ड, सो वी हैव टू पुट जो है सिस डायल इज एडेड। अगर ये रिएक्शन को सिर्फ जो है अगर आपको फॉरवर्ड में जो है प्रोसीड करना है तो आपको सिस डायल देना होगा। तो ये क्वेश्चंस भी जो है आपको पूछे जाते हैं जब ये दिया हुआ है। ओके, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है एंड रिवर्सिबल को रोकने के लिए जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो आप इसे सिस डायल दोगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। देखो H3BO3 को जब आप हीट करो तो HBO2 फॉर्म करेगा जिससे आप बोलोगे मेटाबोरिक एसिड, एंड HBO2 को जब आप फिर से जो है हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस पे तो ये टेट्राबोरिक एसिड फॉर्म करेगा जिसे आप बोलोगे H2B4O7। अब जो है H4B2O7 दिया हुआ है उसे फिर से जो है रेड हॉट तक हीट कर लोगे तो ये आपका बोरेक्स दे देगा B2O3। तो ये रिएक्शन को याद रखना कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या हीट करने पे क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं BOH जो है यहाँ पे होल 3 दिया हुआ है, यूनिट्स आर बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे गिविंग 2 डायमेंशन सीट स्ट्रक्चर देता है। जो BOH3 होता है ना ये 2 डायमेंशन जो है आपका सीट स्ट्रक्चर देता है जो कि आपका हेक्सागोनल सिमेट्री होता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देखो ये आपका जो है 2 डायमेंशनल जो है आपका यहाँ पे प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर है एंड ये आपका हेक्सागोनल सिमेट्री होता है। क्या होता है? हेक्सागोनल सिमेट्री होता है। तो ये आप याद रखना ये लाइन को। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ बोरेट के बारे में। तो टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल के बारे में बात करोगे तो जब आप H3BO3 को जब आप हीट करोगे विथ इथेनॉल एंड इवॉल्व गैस जो है आपका यहाँ पे बर्न जो करेगा वो आपका ग्रीन होगा। ओके, ग्रीन होगा, ग्रीन यहाँ पे जो ग्रीन एज फ्लेम। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है H3BO3 को जब आप C2H5OH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो BOC2H5 एंड यहाँ पे H2O ये होता है इथाइल ऑर्थोबोरेट जो है वोलेटाइल होता है। ओके, ये होता है आपका इथाइल ऑर्थोबोरेट होता है इसका नेम। आप देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इसके आंसर भी बताया हुआ है, आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे डाइबोरन के बारे में। तो देखो डाइबोरन के कुछ रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। जब आप 4BF3 को जब आप LiLH4 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये LiF प्लस AlF3 प्लस जो है B2O6 का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है एंड NaBH4 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये फिर से जो है B2H6 का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे फॉर्म करता है याद रखना। एंड यहाँ BF3 को जब NaH के साथ जब रिएक्शन कराओ तो फिर से जो है ये B2H6 का जो है फॉर्मेशन कर देता है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज बात करते हैं तो कलरलेस एंड हाईली रिएक्टिव होता है एंड इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली एंड एक्सप्लोड विथ O2 एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। तो देखो ये आपका जो डाइबोरन है ना
ये आपका बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, बिकॉज ये आपका बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। एंड यहाँ पे देखो एक्सप्लोड विथ ऑक्सीजन, इसीलिए जो इसे ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। ओके, एंड ये जो है आपका यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, इसे जो है आप रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ करते हो। तो ये चीज़ याद रखना, जो डाइबोरॉन होता है उसे आप रॉकेट फ्यूल की तरह जो है यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हायर इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मोर विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू। जितना ज़्यादा जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा B2H6 में, उतना ज़्यादा उसका कैलोरीफिक जो है वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखो B2H6 को जब आप रेड हॉट तक हीट करोगे तो 2B+3H2 फॉर्म करेगा, एंड वाटर से जब रिएक्शन करोगे तो फिर से जो है ऑर्थोबोरिक एसिड जो है फॉर्म कर लेता है। अब हम यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट डाइबोरेन के बारे में। तो ओके, तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड ये जो होता है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो यहाँ पे बोरोन है एंड यहाँ पे बोरोन है। ओके, एंड यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बॉन्डिंग है एंड यहाँ पे कंप्लीट बॉन्डिंग है, एंड यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग है एंड यहाँ पे कंप्लीट बॉन्डिंग होता है। तो याद रखना ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग होता है ना, ये आपका बनाना बॉन्डिंग कहलाता है। ये जो होता है आपका बनाना बॉन्डिंग कहलाता है। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से इसे अगर आप इस तरीके से कट करोगे ना तो ये आपका सिमेट्रिकली कट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ये आपका जो है सिमेट्रिकली कट नहीं होगा। ओके, सिमेट्रिकली कट नहीं होगा। जब आप सिमेट्रिकली यहाँ पे जो है यहाँ पे अनसिमेट्रिकली कट करोगे तो ये आपका BH2+ एंड BH4- फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ अनसिमेट्रिकली में, एंड सिमेट्रिकली जब आप कट करोगे तो 2BH3 यूनिट जो है आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ना वो sp3 होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो है 4 जो है आपका टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, 4 आपका टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका नॉन प्लेनर होता है। एंड यहाँ पे जो है 6 मैक्सिमम एटम जो है एक प्लेन में होते हैं। मतलब देखो ये 1 2 3 4 मतलब 6 मैक्सिमम एटम जो है याद रखना एक प्लेन में एक बार प्रेजेंट हो सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना, 6 मैक्सिमम एटम एक बार में जो है एक प्लेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे जो है ये एंगल होता है अंदर वाला ना, वो 97 डिग्री होता है। एंड यहाँ पे जो बाहर एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री होता है। ये एंगल 120 डिग्री होता है। एंड इस लेंथ की बात करें तो ये आपका 134 पिकोमीटर होता है। एंड इस लेंथ की बात करें तो ये आपका 119 पिकोमीटर होता है। तो ये लेंथ वगैरह आप याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, स्मॉल अमीन्स सच एज NH3CH3N2 एंड CH3 गिव्स अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ओके, तो यहाँ पे देखो B2H6 जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये B2H6 2NH3 फॉर्म करता है, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो BH2NH3 एंड BH4- एंड लार्ज एमीन जो होते हैं ना, जो मतलब CH3N, इसी जब आप रिएक्शन करो तो ये आपका एडेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका इस तरीके से एडेट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी आपका लेविस एसिड एंड CH3N ये आपका लेविस बेस की तरह जो है आपका एक्ट करता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब B2H6 को जब आप अमोनिया से जब रिएक्शन करोगे एक्सेस में तो ये आपका B2H6 2NH3 फॉर्म करता है, जिसे आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा सकते हो BH2NH3 प्लस BH4-। लेकिन जब आप रिएक्शन करोगे B2H6 को एक्सेस ऑफ अमोनिया, लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर कंडीशन दे दिया मोर देन जो है 200, तो ये आपका जो है यहाँ पे BN फॉर्म करता है, जिसे आप बोलोगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड। एंड ये आपका एक इंसुलेटर की तरह जो है फॉर्म करते हैं, इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हो। एंड ये जो है आप इसे बोराजोन भी कहते हो। ओके, इसे आप बोराजोन भी कहते हो, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हो, देखो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, जब आप 1:2 रेशियो एंड यहाँ पे जो है आप रिएक्शन करोगे वो हाई टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने रेशियो दे दिया, पहला एक्सेस, दूसरा हाई टेम्परेचर एक्सेस साथ में, तीसरा 1:2 रेशियो में दे दिया। तो ये आपका B3N3H6 जिसे आप बोलोगे बोराजीन या फिर बोलोगे बोराजोल या फिर बोलोगे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहोगे। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे बोरोन देन नाइट्रोजन देन यहाँ पे नाइट्रोजन एंड बोरोन एंड नाइट्रोजन। अब क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ सिंगल दे दो, फिर से डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ पे सिंगल दे दो, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे सिंगल दे दो। ओके, जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव लगा दो। ओके, जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव लगा दो इस तरीके से। एंड ये आपका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो होता है आपका पोलर इन नेचर होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। तो किसे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलोगे, या आपका बोलोगे B3N3H6 या फिर जो है बोराजीन या फिर बोराजोल को। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जब B3N6H6 को जब वाटर साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड H3BO3 फॉर्म करता है। एंड उसी साथ में जब आप हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे
तो 2 बोरॉन प्लस 3x2, तो ये आपका फॉर्म करेंगे 2bx3। क्या फॉर्म करेंगे 2bx3, मतलब ट्राई हाइलाइट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे देखो BF3 BCl3 एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो BR3 एंड BI3, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखो यहाँ पे जो है आपका 2p ओवरलैपिंग होता है। देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये BF3 का मैंने ले लिया यहाँ पे, तो फ्लोरीन के पास में जो है आपका 2p इस तरीके से प्रेजेंट है एंड यहाँ पे इसका वैकेंट दिया हुआ है। तो ये चूंकि हाइपोवेलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे 2p बैक बॉन्डिंग होता है। सिमिलरली BCl3 में जो 2p 3p एंड यहाँ पे 2p 4p एंड यहाँ पे जो है आपका 2p 5p यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग जो होता है आपका BF3 में होता है, देन BCl3 में, तो देन BBr3 एंड BI3, बिकॉज जो है यहाँ पे 2p का बहुत अच्छा ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए जो है आपका डाउन द ग्रुप जो है यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग घटता है। अब ओवरलैपिंग घटने के कारण जो है एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है ना, मैं आपको ज़्यादा फंसाऊंगा नहीं, ये याद रख लेना कि डाउन द ग्रुप यहाँ पे अगर आप चेक हो तो यहाँ पे BI3 के ज़्यादा होता है, देन BBr3, देन BCl3, देन BF3 का जो है यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर होता है। तो डाउन द ग्रुप जो है एसिडिटी इंक्रीज करता है, ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना। अगर थोड़ा सा समझना है तो याद रखना बैक बॉन्डिंग कम होने के कारण जो है यहाँ पे फ्लोरीन साथ में ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होने के कारण जो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन जो है कम एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन BI3 के केस में जो है बैक बॉन्डिंग कम होने के कारण जो है ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये आपका इसका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस एंड ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं ओल जो आपका यहाँ पे जो है बोरोन ट्राई हैलाइड दिया हुआ है। ओके, जितने बोरोन जो ट्राई हैलाइड होते हैं अंडरगो हाइड्रोलाइसिस फॉर्मिंग बोरिक एसिड, जितने भी जो होते हैं ना बोरोन ट्राई हैलाइड होते हैं वो आपके अंडरगो जो होते हैं आपके हाइड्रोलाइसिस तो है एंड यहाँ पे बोरिक एसिड जो है फॉर्म करता है। ओके, एंड HX फॉर्म करता है जितने भी बोरोन ट्राई हैलाइड होते हैं, यानी BX3 BCl3 इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली जो है BF3 अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जो BF3 होते हैं ना वो आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस के रूप में जाते हैं, ये याद रखना। जैसे BCl3 जो है यहाँ पे जो है आप इसे हाइड्रोलिसिस कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे BOH3 फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि BOH3 जो है वाटर के साथ में रिएक्शन क्यों करता है, बिकॉज यहाँ पे जो है BCl3 होता है ना, ये याद रखना, क्लोरीन कैन एक्सपेंड, ओके, क्लोरीन कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ओके, देयर ऑक्टेट, इसीलिए जो है यहाँ पे BCl3 वाटर साथ में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है एंड यहाँ पे ऑक्टेट को एक्सपेंड क्यों करता है, बिकॉज इसके पास में जो d ऑर्बिटल होते हैं एंड d ऑर्बिटल को जो है ये एक्सपेंड कर सकता है। सिमिलरली जो है आयोडीन एंड फ्लोरीन भी इस तरीके से, सॉरी आयोडीन एंड ब्रोमीन, नॉट फ्लोरीन, ओके, ब्रोमीन, इस तरीके से जो है आपका रिएक्शन दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं एंड वैकेंट ऑर्बिटल को जो है यहाँ पे अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए ये आपका अच्छा हाइड्रोलिसिस देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो BF3 को जब आप रिएक्शन करो तो BOH3 प्लस यहाँ पे जो है 3HF फॉर्म करेगा एंड ये रिएक्शन जो है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जो है आपका BCl3 BBr3 एंड BI4 एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे BF3 को जब आप HF के साथ रिएक्शन कराओगे तो 3HBF4 का जो है फॉर्मेशन करता है। लेकिन देखो यहाँ पे BF4 माइनस आपने देखा होगा एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी भी BCl4 माइनस या फिर BBr, ओके, BBr4 माइनस या BI4 माइनस यहाँ पे कभी आपने नहीं देखा, बिकॉज ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये याद रखना, अगर ऑप्शंस मिले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम के बारे में। देखो एल्युमिनियम ले लो या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो या एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, ऑक्साइड ले लो, हाइड्राइड, यहाँ पे देखो Al2O3 एंड LOH3 ले लो। ओके, जब आप इसे जो है HCl के साथ जब रिएक्शन कराओ तो ये 2AlCl3 का जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये बात आप याद रखना, किसी को भी रिएक्शन कराओ तो यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइहैलाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं एंड यहाँ पे देखो AlCl3.6H2O को जब हीट करोगे तो AlCl3.6H2O दे देगा एंड जब इसे Al2O3 भी दे देगा प्लस HCl दे देगा, प्लस यहाँ पे ड्राई HCl गैस के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो AlCl3 प्लस 12 जो है H2O देगा। एंड यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे नॉट ऑब्टेन इन केस ऑफ जो है यहाँ पे मैग्नीशियम एंड Fe एंड मैग्नीशियम के केस में ये नहीं होता, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस केस के लिए क्या होता है, देखो ये चीज़ें याद रखना। एल्युमिनियम को जब आप 3Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो 2AlCl3 का जो है फॉर्मेशन करता है एंड यहाँ पे जो है Al2O3 को जो है 3 कार्बन एंड यहाँ पे जो है आपका 3Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये आपका 2AlCl3 का जो है फॉर्मेशन करता है एंड यहाँ पे 3CO का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, AlCl3 के लिए जो है AlF3 आयनिक होता है एंड अनदर देखोगे तो ये आपका कोवेलेंट होता है एंड ये आपका जो है क्रिस्टलाइन होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूम्स ड्यू टू जो है HCl गैस। HCl गैस के कारण जो यहाँ पे फ्यूम्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करोगे तो 2AlCl3 को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Al2O3 का जो है फॉर्मेशन करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन आपको सिंपली एक बार देख लेना है एग्जाम्स से पहले।
अब देखो, जब जैसे मैंने कहा अभी जस्ट एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है यहाँ पे कोवेलेंट होता है, देखो याद रखना, अनहाइड्रस जो है कोवेलेंट होता है एंड एक्वस जो होता है आयोनिक होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जो आपका क्रिस्टल AlCl3 होता है, एल्युमिनियम होता है, उसका यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन 6 होता है एंड लिक्विड फॉर्म का जो है कोऑर्डिनेशन 4 होता है एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर। ओके, तो AlCl3 जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था बिकॉज ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो ये आपका जो है मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होता, ये आपका डायमेरिक यानी Al2Cl6 के जो है फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट कर जाता है। एंड इसके स्ट्रक्चर बात करोगे तो ये आपका जो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में एग्जिस्ट करता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में ये आपका एग्जिस्ट करता है। तो देखो मैंने क्या किया, ये एल्युमिनियम यहाँ पे क्लोरीन 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए एंड यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ये आपको जो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ओके, तो ये बॉन्डिंग आप यहाँ पे याद रखना। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इसका एंगल जो है आपका 79 यहाँ पे जो है 79 डिग्री सेल्सियस होता है इसका एंगल। एंड ये जो क्लोरीन वाला होता है ना ये आपका 101 होता है। ओके, 101 डिग्री सेल्सियस होता है एंड ये आपका 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन N1 प्लेन जो है इसमें भी 6 एटम होते हैं मैक्सिमम नंबर। ओके, एंड ये आपका नॉन प्लेनर होता है। ओके, ये आपका नॉन प्लेनर होता है। ओके, अब यहाँ पे एलम के बारे में बात करते हैं तो एलम का जो है आपका जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4 M2-SO4 एंड 24S2। यहाँ पे M जो है, यहाँ पे जो M मैंने दिखाया है ये आपका मोनोवेलेंट एटम हो सकते हैं लाइक NH4 Na पोटेशियम, मतलब देखो पोटेशियम आपने पढ़ा होगा। ओके, NH4 यहाँ पे जो है Al2SO4 24S2 इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो मोनोवेलेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका NH4 Na प्लस पोटेशियम प्लस Rb प्लस CS प्लस हो सकते हैं। एंड M डैश जो आपको दिया हुआ है ये आपका ट्राइवेलेंट होते हैं लाइक M Fe3 प्लस Al3 प्लस यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस गैलियम 3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस ये आपके हो सकते हैं। ओके, या सॉरी यहाँ पे ये गैलियम नहीं है। ओके, यहाँ पे जो भी है इसे आप काट लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिथियम जो है डज नॉट फॉर्म एलम, लिथियम जो है एलम फॉर्म कभी भी नहीं करता है। तो पोटासियम देखो यहाँ पे मोनोवेलेंट था मतलब K2SO4 Al2SO4 यहाँ पे ट्राइवेलेंट है एंड यहाँ पे 24H2 जिसे आप बोलोगे फिटकरी बोलोगे। तो पोटासियम का फॉर्मूला ये होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला याद रख लो, आपको सब चीज़ हो जाएंगे। पोटास बोलेगा मतलब पोटेशियम हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इन एलम ईच मेटल इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बात याद रखना, जो एलम होते हैं उसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है हर एक जो है आपके मेटल होते हैं वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो है कवर होते हैं। एंड लिथियम नॉट ड्यू टू जो है स्मॉल साइज, लिथियम का जो है स्मॉल साइज होने के कारण जो है ये आपका ये एलम फॉर्म नहीं करता है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करो देखो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ना उसे वाटर के साथ जो रिएक्शन करोगे तो ये AlOH3 का जो है फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली हमारा खत्म हो गया, अब हम कार्बन फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन फैमिली के अगर बारे में बात करोगे देखो यहाँ पे देखो कार्बन एंड सिलिकॉन जो है नॉन मेटल होते हैं, जर्मेनियम जो होते हैं आपके मेटलॉइड होते हैं एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे Sn एंड Pb होते हैं मेटल। अब इसका ट्रिक बताता हूँ, कौन सी गीत सुना प्यार, देखो कौन सी गीत सुना प्यारे। ओके, सुना प्यारे। अब देखो ये हो गया। अब देखो कौन मतलब कार्बन, यहाँ पे सी मतलब सिलिकॉन, गीत मतलब जर्मेनियम, सुना मतलब Sn एंड Pb। ओके, तो Pb जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बिकॉज ये जो है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है Pb आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन होता है सबसे ज़्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन Sn, देन देखो Pb का ज़्यादा होता है Sn से। ओके, ये चीज़ याद रखना, Pb का ज़्यादा होता है Sn से बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन से कारण। तो ये यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड में जो है लास्ट वाले में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन सबसे ज़्यादा, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम सेम, देन Sn एंड Pb सबका जो है सेम होता है। एंड यहाँ पे एटॉमिक एंड आयोनिक साइज की बारे में बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है। ओके, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है एंड डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो है डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे मोनोक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पे जो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन साथ में। ओके, एंड यहाँ पे O2 से जब रिएक्शन करो तो यहाँ पे डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है। लाइक यहाँ पे अगर मोनोऑक्साइड के बारे में बात करो तो कार्बन जो है मोनोऑक्साइड एंड यहाँ पे जो है सिलिकॉन ऑक्साइड एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे जर्मेनियम ऑक्साइड, Sn ऑक्साइड एंड यहाँ पे जो है PbO एंड यहाँ पे SnO जो है आपका एम्फोटेरिक होता है, मैंने बताया। ओके, मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया है। एंड यहाँ पे एसिडिक में अगर आप देखोगे तो CO2, SiO2, यहाँ पे GO एंड यहाँ पे GO2, SnO2 एंड यहाँ पे PbO2। तो मैंने बोला था कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है, तो ये सभी नॉन मेटल होते हैं, ये आपका एसिडिक होते हैं। एंड Sn जो है आपका Pb यहाँ पे एम्फोटेरिक होता है एंड Pb जो है आपका यहाँ पे मेटल, इसलिए आपका जो है यहाँ पे बेसिक होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन स्टेट के बारे में तो कार्बन सिलिकॉन जो है +4 में होते हैं, लेकिन जर्मेनियम, Sn एंड Pb जो है +2 +4 में होते हैं।
ये बात आप यहाँ पे याद रखना। एंड स्टेबिलिटी की बात करो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है पीबी ज़्यादा स्टेबल होता है। पीबी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा होता है, मतलब डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज करता है, एंड +4 जो है आपका यहाँ पे अबव द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है। तो पीबी मैंने +1 बोला होगा तो गलती से उसके सॉरी यहाँ पे +2 के बारे में बताया जा रहा है। ओके, अब हम रिएक्शन विद जो हम बात करते हैं हेलोजन, तो हेलोजन साथ में रिएक्शन करके जो है MX4 करते हैं। जैसे रिएक्शन देखो, कार्बन को जब X4 के साथ X2 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो CX4 का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स होते हैं। सबसे पहला होता है आयनिक कार्बाइड। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे मेथनाइड्स की बात करोगे तो देखो मेथनाइड्स कैसे फॉर्म करोगे, Al4C3 जब इसे 12H2O के साथ जब रिएक्शन करो तो ये 4AlOH4 एंड यहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आपको पूछा जाता है। एंड यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड को जब आप रिएक्शन करोगे 4 वाटर साथ में तो ये आपका CH4 का जो है फॉर्मेशन करता है। ओके, तो याद रखने के लिए कैसा तरीका है, जो यहाँ पे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में जो है आप रिएक्शन करोगे तो आपको मेथेन फॉर्म होगा। एंड यहाँ पे एसिटलाइट्स की बात करोगे तो CH2 को जब आप रिएक्शन करोगे वाटर साथ में तो ये आपका जो है एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। एंड एलाइड्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे देखो Mg2C3 को जब आप रिएक्शन करोगे वाटर साथ में ना तो ये आपका यहाँ पे जो है एलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ओके, ये प्रोपाइन का फॉर्मेशन करता है, ये आपका एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट यहाँ पे कार्बाइड्स के बारे में। तो देखो व्हेन कार्बन कॉम्बाइंड्स विद नॉन मेटल जो है यहाँ पे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री ऑफ जो है यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ जो है कार्बन के बारे में बात करते हैं। देखो एलोट्रोप्स बात करते हैं तो यहाँ पे एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं, देखो क्रिस्टलाइन कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड यहाँ पे फ्लोरीन होते हैं, एंड एमोर्फस होते हैं। आपके चारकोल एंड कोक होते हैं, यहाँ पे एमोर्फस होता है, ये आपका क्रिस्टलाइन होता है। तो ये याद रखना कि कार्बन का जो है कितने क्रिस्टलाइन जो है यहाँ पे एलोट्रोप्स होते हैं एंड एमोर्फस होते हैं कितने। अब हम कार्बन मोनोक्साइड के बारे में बात करते हैं। जब कार्बन को यहाँ पे CO2 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये आपका जो है 2CO का फॉर्मेशन करता है। लेबोरेटरी मेथड के बारे में बात करो तो बाय डिहाइड्रेटिंग जो है आपका यहाँ पे HCOH एंड H2CO4। तो यहाँ पे देखो जब आप HCOH के साथ में जब रिएक्शन करोगे कौन H2SO4 को तो ये H2O + CO का फॉर्मेशन करेगा। एंड H2C2O4 मतलब ऑक्जेलिक एसिड को जो है कौन H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करोगे तो ये H2O + CO + CO2 का जो है फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑन कॉमर्शियल के बारे में बात करोगे तो कार्बन को जब आप वाटर से जब रिएक्शन करोगे तो ये आपका कार्बन मोनोक्साइड प्लस जो है वाटर का फॉर्मेशन करोगे, जिससे आप बोलोगे सिंथेसिस गैस। एग्जामिनेशन में बोला जाता है आपको कि सिंथेसिस गैस कौन सा होता है, तो ये आपका होता है सिंथेसिस गैस CO+ जो है O2। एंड यहाँ पे देखो CO + O2 + N2 जब आप रिएक्शन करोगे तो 2CO + N2 का फॉर्मेशन करेगा। 2CO + N2 देखो यहाँ पर CO + H2 एंड CO+ जो है N2 यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका जो है आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस होता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे 2 गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो वाटर गैस होता है CO + H2 एंड वाटर गैस शिफ्ट होता है आपका CO2 + H2। तो ये 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो कार्बन मोनोक्साइड जो होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, विच बर्न्स विथ यहाँ पे जो है ब्लू। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे कार्बाइड्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप बोलोगे इसे सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि ये डायमंड का जो है यहाँ पे ये अलग फॉर्म होता है। ओके, इसे जो है मेनली अगर आप देखोगे तो डायमंड के जो है यहाँ पे के रूप में आपको यूज़ किया था, बिकॉज इसका मेनली स्ट्रक्चर जो है डायमंड की तरह जो है एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो कार्बोरेंडम हो गया यहाँ पे SI, एंड इसका अगर आप चेक करो तो ईच कार्बन जो है सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन। यहाँ पे अगर कार्बन देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है आपका हर एक जो है कार्बन 4 सिलिकॉन साथ में जो है कंबाइन होता है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 3 सिलिकॉन एंड 1 सिलिकॉन, ये कार्बन 3 सिलिकॉन 1 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन 1 सिलिकॉन, मतलब 4 सिलिकॉन साथ में जो है कंबाइन होता है। तो ईच सिलिकॉन जो है 4 यहाँ पे कार्बन साथ में जो है यहाँ पे कंबाइन होता है। एंड हर एक सिलिकॉन भी जो है 4 कार्बन के साथ में कंबाइन होता है। जैसे ये सिलिकॉन देखो 1 2 3 4 मतलब 4 यहाँ पे कार्बन साथ में जो है यहाँ पे कंबाइन होता है। एंड इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसी कारण जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड एंड यहाँ पे नेटवर्क सॉलिड होता है ये। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बात करें, कार्बाइड के बारे में बात करें तो ट्रांसन मेटल लाइक टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड वेनेडियम एक्सेट्रा फॉर्म दिस कार्बाइड। देखो टाइटेनियम फॉर्म कर सकता है, जिरकोनियम एंड वेनेडियम जो है आपका ये कंपाउंड जो है फॉर्म कर सकते हैं। एंड इन ट्रांसन मेटल जो है देयर इज वॉइड्स, ट्रांसन मेटल जो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस केस में जो है वॉइड्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब देखो दीज आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने पहले बोला डायमंड का टाइप का होता तो ऑफकोर्स जो है
हाई यहाँ पे जो है हार्ड एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड यहाँ पे देखो कार्बाइड्स जो है ऑफ वेनेडियम एंड टेल यहाँ पे जो है TA जो है आर वेरी हार्ड, सो दीज आर यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग जो है हाई स्पीड यहाँ पे जो है यहाँ पे कटिंग टूल। ओके, हाई स्पीड जो है कटिंग टूल के रूप में जो है कार्बाइड्स का वेनेडियम एंड यहाँ पे जो है थैलियम का जो है यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सिलिकेट्स के बारे में। तो सिलिकेट्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे SI यहाँ पे जो है O4 इसका जो है मतलब इसका जनरल कोई फॉर्मूला होता है, इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर्स होता है। तो सिलिकॉन जो है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है एंड बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो होता है आपका SiO4 4- होता है। एंड सिलिकॉन के बारे में जो है मैंने आपको एक ऑलरेडी ट्रिक दे रखी है, आप उसे जाकर देख लेना, बहुत हद तक जो है आपको हेल्प मिलने वाली है, रिक्वेस्ट है आप जाकर देख लेना। ओके, देखो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है SiO4 4- एंड यहाँ बेसिक टेट्राहेड्रल होता है एंड यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन या फिर नॉन प्लेनर होता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेनर जो है, प्लेनर और 2D रिप्रेजेंटेशन जो है आपका सिलिकॉन को जो इस तरीके से सर्कल दिखाया जाता है एंड 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एंड यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से मार्क किया हुआ है वो आपका सिलिकॉन दिखा रहा है। ओके, ये आपका 2D रिप्रेजेंटेशन है एंड ये आपका जो है 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाकर उसे देख लेना। तो सबसे पहला है ऑर्थो सिलिकेट। देखो ऑर्थो सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO4 4- होता है। नंबर नो शेयरिंग ऑफ एनी ऑक्सीजन विद कॉर्नर, मतलब कोई भी ऑक्सीजन जो है शेयर नहीं होता है। ओके, कोई भी ऑक्सीजन जो है शेयर नहीं होता है कॉर्नर पे। तो ये आपका इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ZR जो है जिरकोन होता है एंड यहाँ पे जो है Mg2SiO4 एंड यहाँ पे जो है 4 स्टेरिक होता है, जो भी यहाँ पे नेम है स्ट्रक्चर आप फॉर्मूला देख लेना। अब हम बात करते हैं पायरोसिलिकेट के बारे में। तो ये होता है आपका 2SiO4 4- यूनिट जो है आपका कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे शेयर होता है इसके लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे शेयर होता है एंड दिस ऑक्सीजन इज शेयर सो नॉट कंटेन एनी यहाँ पे चार्ज। ओके, इसलिए इसके ऊपर में जो है कोई चार्ज नहीं होता है। एंड एग्जांपल देखो थोर यहाँ पे थोट वेलाइट यहाँ पे होता है जिसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है Sc2Si2O7 होता है एंड यहाँ पे हेमीमोरफाइट यहाँ पे होता है जहाँ पे जो है ओके Zn3Si2O7 एंड यहाँ पे ZnOH-H2O यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। एंड साइक्लिक सिलिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इफ जो है 2 कॉर्नर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है आर शेयर्ड टुगेदर, अगर 2 कॉर्नर ऑफ ऑक्सीजन जो है शेयर होता है टू फॉर्म क्लोज यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना SiO3-2 या फिर इसे लिख सकते हो SiO3N2N-, इस तरीके से आप इसे स्ट्रक्चर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो जिसे आप बोलोगे साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे शेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है Si3O9 6- जो है आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से साइक्लिक दिखा सकते हो, या फिर Si जो है आपका 6O18 12- जो है इस तरीके से आप दिखा सकते हो स्ट्रक्चर के लिए एग्जांपल देखो बेराइल होता है B3Al2 Si6O18 एंड यहाँ पे जो है वॉल यहाँ पे जो है वॉल्स टोनाइट जो है यहाँ पे Ca3SiO9 दिया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं चैन सिलिकेट। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कॉर्नर जो है आपके ऑक्सीजन एटम जो है ईच टेट्राहेड्रल यूनिट से जो है शेयर होते हैं एंड यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है SiO3N-2। तो ये आपका देखो इसका जनरल फॉर्मूला था, जो इसे बोलते हैं पायरोक्सिन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे डबल सिलिकेट। तो डबल सिलिकेट क्या होता है, बाय शेयरिंग 2 सिंपल चैन सिलिकेट से विथ 1 ऑक्सीजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम जो है शेयर होते हैं। तो यहाँ पे डबल सिलिकेट जो है सबसे पहला जो है 2 सेंटर ऑक्सीजन एटम एंड शेयरिंग जो है 3 यहाँ पे शेयरिंग 1/2 to 3 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे शेयर होते हैं। तो इन जनरल अगर बात करोगे तो इन जनरल क्या है आपके ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है Si4O11, मैंने जनरल फॉर्मूला याद रखना है, होल N6N- होता है, इससे आप बोलते हैं एम्फी बोल्स कहते हो। स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होता है, देखो स्ट्रक्चर याद रखना। इससे अच्छा मैं बोलूँगा ट्रिक देख लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन एंड यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था B3N3H6 होता है। ओके, यहाँ पे देखो ये आपका नॉन प्लेनर नेचर होता है एंड यहाँ सॉरी नॉन पोलर होता है एंड ये आपका पोलर होता है। हेंस जो है यहाँ पे लेविस यहाँ पे जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है आपका केमिकली जो है मोर रिएक्टिव देन यहाँ पे ऑर्गेनिक बेंजीन, मतलब इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो है बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर, बोथ एरोमेटिक होते हैं। एंड यहाँ पे ऑर्गेनिक बेंजीन को जब आप यहाँ पे करोगे रिएक्शन Cl2 एंड यहाँ पे जो है तो ये आपका जो है डाई इस तरीके से जो है कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब 1,2 डाई क्लोरो एंड यहाँ पे 1,3 एंड 1,4 इस तरीके जो है ऑर्थो पैरा मेटा दे सकता है। लेकिन जब इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है आपके 4 प्रोडक्ट देंगे, यहाँ पे ये 3 दिए एंड ये आपके 4 प्रोडक्ट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पहला जो है पहला यहाँ पे बोरोन एंड नाइट्रोजन पे है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे
बोरोन एंड बोरोन फिर से दे दिया, एंड यहाँ पे बोरोन एंड ये नाइट्रोजन के ऊपर में, एंड तीसरा क्या हो सकता है ना, ये नाइट्रोजन एंड ये क्लोरीन के ऊपर, ये बोरोन के ऊपर में ये क्लोरीन आ सकता है। तो ये चीज़ आप सिंपली याद रखना, 4 इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे लास्टली चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक बेंजीन जो है डज नॉट प्रोडक्ट विथ HCl। जब आप यहाँ पे ऑर्गेनिक बेंजीन को जो है आप नॉर्मली HCl का जब आप रिएक्शन करोगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक बेंजीन को रिएक्शन करोगे यहाँ पे 3HCl साथ में, तो ये आपके फॉर्म करते हैं B3N3H9Cl3। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म करता है। हर एक जो बोरोन है वो आपका क्लोरीन से जो है यहाँ पे एक्वायर कर जाता है। देखो हर एक बोरोन पे जो है यहाँ पे जो है हर एक बोरोन पे जो है, नॉट नाइट्रोजन, हर एक बोरोन पे जो है यहाँ पर एक क्लोरीन आ जाता है। तो यानी यहाँ पे B3N3H9Cl3 का जो है फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट जो है कंप्लीटली जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जो हम बाकी S ब्लॉक एंड बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड इसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एंड उम्मीद आपको ये लेक्चर जान के अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।